डियर स्टूडेंट्स, तो हमने बात कर ली थी फर्टिलाइजेशन तक। ठीक है बेटा, हम पढ़ चुके हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। उसके बाद हमने इंसेमिनेशन बात की कि इंसेमिनेशन क्या होता है। उसके बाद में हमने गैमेट फॉर्मेशन के बारे में बात की, क्या बनेंगे, गैमेट बनेंगे, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, किस तरह से क्या क्या चीज़ें बनती हैं। आफ्टर दैट हमने क्या पढ़ा, फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन होने के बाद में क्या क्या होगा, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहेंगे। तो अगर हम बात करेंगे सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है बेटा, जैसे फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो यहाँ पे क्या होगा, क्लीवेज होना शुरू होगा जाइगोट के अंदर। ठीक है, हम क्लीवेज पढ़ेंगे जाइगोट में। अब जो भी चीजें होंगी वो कौन सी होगी, माइटोटिक डिवीजन होगी, मतलब यहाँ पे डिवाइड करेगा और एम्ब्रियो बना देगा। उसके बाद क्या होगा, इम्प्लांटेशन होगा बेटा। क्या होगा, इम्प्लांटेशन होगा कि शिफ्ट करेगा यूट्रस के अंदर। इम्प्लांटेशन के बाद में क्या होता है कि जैसे इम्प्लांटेशन होगा तो गेस्टेशन पीरियड को शो करेगा। क्या करेगा बेटा, ये गेस्टेशन पीरियड को शो करेगा। ओके, फिर अगर हम बात करेंगे गेस्टेशन पीरियड जैसे स्टार्ट होगा तो वहां पे गैस्ट्रूला फॉर्मेशन भी हम बात करेंगे, गैस्ट्रूला क्या चीज होगी। ओके बेटा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे, उससे पहले हम बात करेंगे भाई जैसे ये गैस्टेशन को बताएगा, प्लेसेंटा फॉर्मेशन होगी बेटा। क्या होगा, प्लेसेंटा फॉर्मेशन होगी। फिर अगर हम बात करेंगे तो गैस्ट्रूला बनेगा। जैसे उसकी गैस्ट्रूला होता है डेवलपमेंट ऑफ अ बेबी। ठीक है, फिर अगर हम बात करेंगे जैसे बच्चे का जन्म हो जाएगा, जैसे ये पूरा डेवलपमेंट हो जाएगा तो क्या होगा, बच्चे का जन्म होगा, पार्ट एडिशन होगा। और उसके बाद जैसे बच्चे का जन्म हो जाता है तो क्या होता है, दूध पिलाएगी माँ, और वो चीज़ क्या कहलाई जाएगी, लैक्टेशन कहलाई जाएगी। क्या कहलाई जाएगी, लैक्टेशन। तो ये डिफरेंट इवेंट्स हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे इसके अंदर, ये डिफरेंट इवेंट्स पढ़ेंगे। तो वन बाय वन हम एक एक के बारे में डिस्कस करते हुए चले जाएंगे कि हम क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले कि जाइगोट, फर्टिलाइजेशन में तो क्या बन चुका है, जाइगोट बन चुका है। अब जाइगोट बनने के बाद में क्या डिवीजन होगा, हम आप नॉर्मली कहते हैं भाई एम्ब्रियो, जैसे हमने प्लांट के अंदर भी बात की तो एम्ब्रियो बनता है, वो हम बात कर रहे थे कि क्या होता है, डिवाइड हुआ, प्रो एम्ब्रियो बना, उसके बाद में क्या बना बेटा, हार्ट शेप बनता है, फिर मैच्योर एम्ब्रियो बनता है। तो यहाँ पर किस तरह से होगा, देखो अगर मैं आपको डायग्राम बनाऊं, ये ओवरी हो गई है, ठीक है बेटा, ये क्या हो जाएगी, फलापियन ट्यूब हो जाएगी, और ये चीज क्या हो जाएगी, यूट्रस हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, यूट्रस हो जाएगी। ये यूट्रस की वाल हो जाती है, अंदर वाली वॉल। इस तरह से है। ये रीजन हमने क्या कहा, सर्वाइक्स रीजन का। ये हमने क्या कहा, यूट्रस की बॉडी कह दी थी, और ये हमने क्या कह दिया था, फंडस पार्ट कह दिया था। क्लियर है सारे बच्चों को। ये इसकी पेरीमेट्रियम वॉल थी आउटसाइड, ये मायोमेट्रियम थी, और अंदर वाली क्या थी बेटा, एंडोमेट्रियम थी। कौन सी वाल थी बेटा, ये एंडोमेट्रियम थी। ओके, तो यहाँ से ओवर रिलीज होना शुरू हुआ, और यहाँ से किसकी एंट्री हो चुकी है, स्पर्म की एंट्री हो चुकी है। हमने आपको बात की स्पर्म है, तो स्पर्म सर्वाइक्स रीजन में गया, यूट्रस में गया, बॉडी में गया, बॉडी से कहाँ चला जाएगा, फलापियन ट्यूब के अंदर चला जाता है। कहाँ चला जाता है, फलापियन ट्यूब। ये क्या चीज थी, एम्पुला, और ये क्या चीज थी, इस्थिमस। तो यहाँ इस जंक्शन के ऊपर, एम्पुला इस्थिमस जंक्शन के ऊपर इसके साथ में क्या हो चुका है बेटा, क्या हो चुका है, स्पर्म फ्यूज हो चुका है और जाइगोट बन चुका है। ये क्या बन चुका है, जाइगोट बन चुका है। अब जाइगोट के अंदर कंटिन्यू डिवीजन होगा। क्या होगा, कंटिन्यू डिवीजन। डिवीजन मतलब क्लीवेज कहा गया है, यहाँ पे क्या कहा गया है, क्लीवेज कहा गया है। अब ध्यान देना बेटा, जो डिवीजन होगा कंटिन्यू डिवाइड करेगा। ये मैंने आपको क्या बताया, जाइगोट बना है। अब डिवाइड करके एक सेल का सेल है ये, एक से दो सेल बनेंगी, दो से चार बनेंगी, चार से छह बनेंगी, छह से आठ बनेंगी, और आठ से क्या बनती है, 16 बनती है। कितनी बनेगी, 16 सेल बनेगी। तो उसे हम क्या कहेंगे, यहाँ पे एक 16 सेल का स्ट्रक्चर बन जाता है। दो बनेंगी, दो से चार बनेंगी, इस तरह से ऐसे करके क्या बन जाएगा बेटा, 16 सेल का एक स्ट्रक्चर बन जाएगा, और इसे हम क्या नाम दे देते हैं, ब्लास्टोमियर कह देते हैं।
क्या कह देते हैं, इसे याद रखना बेटा, क्या कहेंगे इसे हम ब्लास्टोमियर कहेंगे। क्या कहेंगे, ब्लास्टोमियर। तो याद रखना है आपको, जायगोट, जायगोट ने क्या बनाया, ब्लास्टोमियर। अब कंटिन्यू इसके अंदर डिवीजन हो रहा है, क्या हो रहा है, कंटिन्यू डिवीजन हो रहा है, वही 16 इस तरह से काफी क्लस्टर में बन जाएंगे। और जो अब डिवीजन, अब जो सेल का स्ट्रक्चर दिखाई देता है वो मलबरी लाइक, मतलब 16 ब्लास्टोमियर इस तरह से काफी अरेंज हो जाते हैं, जिन्हें क्या नाम दिया, कैसा दिखाई देगा, मलबरी लाइक। जो शहतूत होता है ना, बिल्कुल इस तरह से दिखाई देते हैं। इस तरह से क्या होगा बेटा, ये 16 सेल का ब्लास्टोमियर, ब्लास्टोमियर इस तरह से ये काफी सेल का इकट्ठा सा हो जाता है और ये बिल्कुल कैसा दिखाई देगा बेटा, ये एक मलबरी लाइट जैसा दिखाई देगा और उसे हम क्या कहेंगे, मोरूला कहेंगे। क्या कहेंगे, मोरूला। तो आपको एक चीज याद रखनी है, ब्लास्टोमियर के बाद में कंटिन्यू डिवीजन हो रहा है और इस तरह से अरेंजमेंट हो जाएगा इन ब्लास्टोमियर का, मतलब 16 सेल का एक ब्लास्टोमियर डिवाइड होकर इस तरह से बन जाएंगे और इसे क्या नाम दिया गया है, मोरूला कहा गया है। तो कैसा दिखाई देता है, मलबरी लाइक दिखाई देता है। तो आपको याद रखना, आपको क्लीवेज का भी पूछ सकते हैं कि जायगोट, जायगोट के बाद में क्या बना है, ब्लास्टोमियर, ब्लास्टोमियर के बाद में क्या बना है, मोरूला। और क्वेश्चन में आता है कि मोरूला कैसा दिखाई देता है, ड्यूरिंग क्लीवेज ऑफ द जायगोट अ मलबरी लाइक स्ट्रक्चर इज फॉर्म नॉन एज, आपका आंसर क्या हो जाएगा, मोरूला। अब कंटिन्यू इसके अंदर डिवीजन हो रहा है, कंटिन्यू इसके अंदर डिवीजन हो रहा है। अब एक स्फेरिकल कंटिन्यू अब क्लस्टर ऑफ कितनी सेल्स हो जाती है, क्लस्टर ऑफ द सेल्स हो जाती है, क्या हो जाएंगे बेटा, क्लस्टर ऑफ द सेल्स हो जाएंगी, ठीक है, क्लस्टर ऑफ द सेल्स हो जाती है और बीच में कैविटी रह जाती है और इसे हम क्या कह देते हैं, तो ब्लास्टूला कह देते हैं या ब्लास्टोसिस्ट कह देते हैं, इसे हम क्या कह देते हैं, ब्लास्टोसिस्ट। और बीच में जो कैविटी होती है इसे हम क्या नाम दे देंगे, ब्लास्टोसियोल नाम दे देते हैं, क्या कह देंगे, ब्लास्टोसियोल कह देंगे। तो इस तरह की, ये इस तरह की मोरूला के बाद में क्या बनता है बेटा, ये इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, क्या बनेगा, इस तरह का स्ट्रक्चर और उसे हम क्या नाम दे देते हैं, ब्लास्टूला या ब्लास्टोसिस्ट कह देते हैं, क्या कह देंगे, ब्लास्टोसिस्ट कह देंगे। जायगोट, जायगोट से ब्लास्टोमियर, ब्लास्टोमियर से मोरूला, मोरूला से ब्लास्टूला या ब्लास्टोसिस्ट बना है। ओके बेटा, अब ये यहाँ से जायगोट बनने से ब्लास्टोमियर में 7 डेज का टाइम लगता है एंड आफ्टर 7 डेज जैसे ब्लास्टोमियर आया है तो ये क्या करता है, नीचे की तरफ आ जाता है, शिफ्टिंग कर जाएगा। क्या कर जाएगा बेटा, ये यहाँ पर शिफ्टिंग कर जाता है। इसे हम क्या नाम देते हैं, इम्प्लांटेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, इसे हम इम्प्लांटेशन कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, इम्प्लांटेशन। तो ये हमने क्या कहा है, जायगोट का क्लीवेज। तो हमने हमारा पहला स्टेप पढ़ लिया पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर, क्या पढ़ा, क्लीवेज ऑफ द जायगोट। तो जायगोट एक सिंगल सेल से स्टार्ट होके मल्टी सेल का स्ट्रक्चर बन चुका है। तो पहले उसके अंदर 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 सेल बनती है। 16 सेल का क्लस्टर क्या कहलाया जाएगा, ब्लास्टोमियर। इस तरह से कंटिन्यू बनती रहेगी और 16 सेल्स के क्लस्टर बन जाएंगे और इस तरह से अरेंज हो जाएंगे, जो मलबरी जैसा दिखाई देगा उसे मोरूला कह देंगे। फिर कंटिन्यू डिवीजन हो रहा है, सब एक स्फेरिकल बॉडी बन जाती है सेल्स की और बीच में कैविटी रह जाती है। इसे क्या नाम दिया जाता है, ब्लास्टोसिस्ट कहा जाता है। और यहाँ से यहाँ तक उसको 7 डेज लगते हैं और 7 डेज के बाद अब कोई जगह ही नहीं है तो ये क्या आता है, नीचे की तरफ आता है और इसे हम क्या कहेंगे, शिफ्टिंग कहेंगे। इम्प्लांटेशन में याद रखना बेटा, आपके कॉमन सा क्वेश्चन आता है, शिफ्टिंग ऑफ। अगर हम बात करेंगे तो ब्लास्टोसिस्ट शिफ्ट हुआ है। क्या शिफ्ट हुआ है, ब्लास्टोसिस्ट किसके अंदर हुआ है, इनटू यूट्रस वॉल। यूट्रस की वॉल के अंदर क्या हुआ है, शिफ्ट हुआ है। इसे हम क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, इम्प्लांटेशन। और मेनली कौन सी वॉल के अंदर होता है, एंडोमेट्रियम वॉल के अंदर होता है। क्या होता है बेटा, एंडोमेट्रियम वॉल के अंदर होगा। अब यहाँ पे फर्दर डेवलपमेंट होगी। अब जहां पर इस बच्चे का मतलब पूरा विकास होगा वो पीरियड क्या कहलाया जाएगा, गेस्टेशन पीरियड कहलाया जाएगा। गेस्टेशन पीरियड कहलाया जाता है। क्या कहलाया जाता है बेटा, वो गेस्टेशन पीरियड कहलाया जाता है। जो चेंजेस होंगे अभी हम वो चेंजेस बताएंगे। मतलब अब इट कंफर्म द प्रेगनेंसी। अगर यहाँ पे इसके लिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इंपॉर्टेंट है, जो कॉर्पस ल्यूटेम यहाँ पे बन रहा था, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज किए जा रहा है, एंडोमेट्रियम वॉल को थिक किए जाता है ताकि जब इम्प्लांटेशन हो तो इजीली शिफ्टिंग हो सके। और बच्चा अगर यहाँ पे वीक होगी तो शिफ्ट नहीं होगी, बाहर की तरफ आ जाता है और ये इंटरनल ओपनिंग्स थी बंद हो जाती है।
ताकि बच्चा बाहर की तरफ नहीं आ सकता। काफी बार होते हैं ना मिसकैरेज के चांसेस, या तो एंडोमेट्रियम थिक नहीं है या फिर ये ओपनिंग ओपन रह जाती है, जिसके कारण क्या होता है बाहर की तरफ आ जाता है, मिसकैरेज कह देंगे इसे। इतनी मेरी बात समझ में आई। तो गैस्ट्रेशन पीरियड होगा अब यहाँ पे, तो इट कंफर्म द प्रेगनेंसी। अगर इम्प्लांटेशन प्रॉपर हो गई है तो ये क्या करता है बेटा, इट कंफर्म द प्रेगनेंसी। ये क्या करता है बेटा, प्रेगनेंसी को कंफर्म करेगा। अब यहाँ से क्या शुरू हो जाएगा, गैस्ट्रेशन पीरियड शुरू हो जाएगा। क्या शुरू हो जाएगा बेटा, यहाँ से गैस्ट्रेशन पीरियड शुरू हो जाता है। ओके, गैस्ट्रेशन पीरियड शुरू हो जाएगा। तो गैस्ट्रेशन पीरियड का मतलब क्या होगा, द पीरियड, कहां से हुआ, इम्प्लांटेशन से कहा जाता है द पीरियड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ बेबी, अगर क्योंकि इम्प्लांटेशन नहीं होगा भाई, फर्टिलाइजेशन हो जाता है काफी बार, लेकिन ये चीज अच्छे से नहीं है अंदर बॉडी में, सही नहीं है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल अच्छा नहीं है, एंडोमेट्रियम नहीं बन पाती है, तो ये क्या होता है बाहर की तरफ आ जाएगा। तो पता ही नहीं लगता कि प्रेगनेंसी को नहीं बता पाता कि फर्टिलाइजेशन होते हुए भी। इसीलिए हम इम्प्लांटेशन अगर ढंग से होता है 100% प्रेगनेंसी को कंफर्म करेगा। तो पीरियड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ बेबी, ठीक है, फ्रॉम इम्प्लांटेशन टू टिल बर्थ तक का जो ये पीरियड होगा वो पीरियड क्या कहलाया जाता है, गैस्ट्रेशन पीरियड। इसीलिए इसको 9 मंथ मोस्टली +7 डेज कहा जाता है, या काफी बार नीचे माइनस का साइन भी। हमारे अंदर 9 मंथ का एग्जैक्ट, क्योंकि 7 दिन इसलिए ज्यादा ले जाते हैं क्योंकि इसको शिफ्ट होने में 7 दिन लगता है। और किसी किसी के अंदर क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल सही नहीं आ रहे तो उसमें 7 दिन बाद पहले भी हो जाता है, तो ये डिपेंड करता है। तो मोस्टली अगर हम बात करेंगे नॉर्मल तो 9 मंथ का टाइम होता है। कितना होता है, 9 मंथ का टाइम होता है। तो 9 मंथ के टाइम में अगर हम बात करेंगे कितने, 9 मंथ +-7 डेज, तो आपको काफी बार डेज के अंदर भी पूछ लेंगे 9 मंथ में कितने डेज हो जाएंगे, 280 डेज हो जाएंगे, और वीक्स कितने हो जाएंगे, 40 वीक्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 40 वीक्स। तो हम हमेशा 9 मंथ रट लेते हैं कि 9 मंथ होता है, गैस्ट्रेशन पीरियड होता है, लेकिन एक बार क्वेश्चन आ गया था कि व्हाट इज द गैस्ट्रेशन पीरियड इन ह्यूमन बींग्स में, क्या गैस्ट्रेशन पीरियड होगा। एक क्वेश्चन था 9 मंथ, एक था 280 डेज, और एक था 40 वीक, और एक में था ऑल ऑफ दिस। तो बच्चों ने 9 मंथ, क्योंकि हमारा मेंटली उस टाइम हम करते हैं ना, हम पेपर अटेम्प्ट करते, तो हमारा कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि वही पे ध्यान देता है, तो हमने 9 मंथ देखा, हमने 9 मंथ पे कर दिया, आगे हमने पढ़ा ही नहीं। तो ऐसे हमें छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी थी, सारी चीजें ध्यान देनी है बेटा। ये 9 मंथ भी, 280 डेज भी, एंड 40 वीक्स भी हमें सारी चीजें याद रखनी है। क्लियर है बेटा, आगे मेरी बात समझ में। तो ये गैस्ट्रेशन पीरियड पूरा होता है, जहां भी इसके अंदर चेंजेस होने शुरू होंगे, क्या क्या चेंजेस होंगे वो हम सारी बात करेंगे। अगर मैं आपको बात करूं इन मैमल्स, मैमल्स विविपेरस होते हैं, सबको पता है, अपने बच्चों को जन्म देंगे तो उनके अंदर क्या हो, गैस्ट्रेशन पीरियड होता ही होता है। इन मैमल्स एलिफेंट के अंदर सबसे ज्यादा गैस्ट्रेशन पीरियड होता है, 6 to 4 डेज का होता है। कितना होता है, नियर अबाउट 6 to 4 डेज का होता है। डॉग के अंदर, कैट के अंदर 63 डेज का होता है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे कि इनके अंदर, काउ बफेलो के अंदर 260 डेज के अराउंड होता है। तो डिफरेंट के अंदर अलग अलग होता है। तो अगर हम बात करेंगे सबसे ज्यादा जो गैस्ट्रेशन पीरियड होता है मैमल्स में अगर आता है तो एलिफेंट आता है। मैमल्स में कभी भी आएगा तो एलिफेंट आता है। काफी बार एक क्वेश्चन था, क्या हम एलिफेंट को रख लेते हैं, एक बार हम मैमल ने लिखा था और उसके अंदर लिखा था लॉन्गेस्ट गैस्ट्रेशन पीरियड, एक था एलिफेंट, दूसरे नंबर पर था सैलेमेंडर, थर्ड नंबर पे था व्हेल, एंड फोर्थ नंबर पे था ह्यूमन बींग्स। अब पता है, देखते ही एलिफेंट पे लगा जाते हैं, गलत है हमारा। अगर मैमल वर्ड होता तो हम एलिफेंट पे जरूर लगाते, लेकिन अब हमारा यहाँ पे आंसर सैलेमेंडर है बेटा। अब आप कहोगे सैलम, ये याद रखना, क्वेश्चन पूछा गया, एग्जाम में पूछा गया, सैलेमेंडर इज एन एम्फीबियन। और ये एम्फीबियन देखो हर एक में एक्सेप्शन मिलते हैं। दिस एम्फीबियन इज विविपेरस इन नेचर। क्या होता है, ये विविपेरस इन नेचर होता है। इसका गैस्ट्रेशन पीरियड छिपकली जैसे दिखाई देता है 3 साल के अराउंड होता है, 3 ईयर के अराउंड होता है, ये याद रखना।
ओके, इसे आपको दिमाग में रखना है बेटा, क्योंकि कॉमन क्वेश्चन आते हैं जो किसी किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक बार एच-टेट के एग्जाम हुआ था, उसके अंदर पूछा गया था और हम रट लेते हैं एलिफेंट, एलिफेंट ही दिमाग में रखना है। तो मैंने कहा नहीं, छोटी छोटी चीज़ें, ये नहीं कि एलिफेंट आ गया हमने रख लिया। अगर वहाँ मैमल होता तो हमारा 101% एलिफेंट होता। अगर हम नॉर्मल बात करेंगे तो ये सैलमेंडर के अंदर सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट गेस्टेशन पीरियड होता है। क्लियर है बेटा सारे बच्चों को? इतनी मेरी बात समझ में आई? तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ लिया है, क्लीवेज ऑफ जाइगोट पढ़ लिया है और इम्प्लांटेशन पढ़ लिया। तो क्वेश्चन में ध्यान देना बेटा, आता इम्प्लांटेशन कौन सी स्टेज के अंदर हुआ है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ब्लास्टोसिस्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, ब्लास्टोसिस्ट आ जाएगा। या हमारे पास आता है कितने दिन के बाद होगा, 7 days आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन हुई उसके 7th days के बाद में होता है। क्योंकि काफी में मैंने कहा ना +-7 लगाने का एक तो यही है, प्लस क्योंकि भाई ओवुलेशन आपको मेंस्ट्रुएशन साइकिल बताऊंगा, बस हमारा एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल हो रह जाएगा इसके बाद में। तो उसमें क्या होता है बेटा, और मोस्टली 14 days पे होता है, लेकिन किसी के अंदर अलग अलग मेंस्ट्रुएशन साइकिल तो पहले हो जाता है तो फर्टिलाइजेशन उसके बाद में, तो इसलिए 9 मंथ का इस तरह से हिसाब लगाया जाता है। बट नॉर्मल अगर हम बात करेंगे तो 9 मंथ आ जाएगा। इतनी मेरी बात समझ में आ गई? तो जाइगोट से ब्लास्टोमियर, ब्लास्टोमियर से मोरुला, मोरुला से ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट, और ये यहाँ पे इस तरह से शिफ्ट कर गया। अब इसे हमने क्या कहा, भाई प्रेगनेंसी कंफर्म हो चुकी है और गेस्टेशन पीरियड यहाँ पे शुरू हो जाता है। अब आता है भाई गेस्टेशन पीरियड हो गया तो इसको डेवलपिंग, अब इसे आता हम डेवलपिंग एम्ब्रियो कह सकते हैं, मेन होगी ब्लास्टोसिस्ट होगी। अब इसके अंदर क्या बनेगा, इसे न्यूट्रिशन चाहिए होगा, तो अब इसके अंदर प्लेसेंटा बनना शुरू होगा। क्या बनेगा बेटा, प्लेसेंटा बनेगा। किस तरह से बनेगा, अब थोड़ा सा ध्यान देना बेटा। अगर मैं यहाँ पे बात करूं, जब ये गेस्टेशन, देखो यूट्रस इज वेरी स्मॉल, बहुत छोटा होता है, इट इज अ पेयर शेप्ड होता है, बिल्कुल छोटा सा होता है। लेकिन जब एक बच्चे का गेस्टेशन पीरियड शुरू होता है, जब एक बच्चे की डेवलपमेंट वहाँ पे यूट्रस में शुरू होती है, तो यूट्रस अपने साइज से 500 गुना बढ़ जाता है। कितने गुना बढ़ जाता है, 500 गुना बढ़ जाता है। फिर देखते ना प्रेग्नेंट वुमेन होती है, उसका आगे की तरफ फॉर्म में यही रीजन है कि अपने साइज से 500 गुना बढ़ जाता है उस बच्चे को रखने के लिए। तो अब किस तरह से क्या होंगे, ध्यान देना बेटा। अब जैसे मैं आपको एक छोटा सा बना रही हूँ, यहाँ पे मैंने ये एंडोमेट्रियम वॉल बना दी, इस तरह से कहीं भी बना सकते हैं। अब धीरे धीरे इस तरह से डेवलपमेंट होनी शुरू हो जाएगी। ये सेल का अभी पूरा का पूरा नहीं बना है, ठीक है। जैसे ही ब्लास्टोसिस्ट होगा तो कंटिन्यू डेवलपमेंट होनी शुरू होगी। तो पहले ये अभी डेवलपिंग एम्ब्रियो बना है, क्या हुआ, ये डेवलपिंग एम्ब्रियो बन रहा है, ठीक है, एम्ब्रियो बन चुका है। अब इसके अंदर क्या होगी, ये एम्ब्रियो अपने पास में एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर्स बनाता है। क्या बनाएगा बेटा, ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर्स बनाता है, जो ह्यूमन बीइंग में 4 होंगी। कितनी होंगी, 4 होंगी। ये मैंने एम्ब्रियो बनाया, देखो ध्यान देना बेटा। एक ये हो जाती है, इसे हम यॉक सैक कहेंगे। नाम सुना होगा ना आपने, यॉक सैक, याद करो, याद बिल्कुल सुना हुआ है। जब मैंने आपको कहा ना एम्ब्रियोनिक लाइफ में ब्लड सेल यॉक सैक बनाता है। अगर दूसरे नंबर पे मैं बात करूं, पूरी नहीं बनती, इस तरह से बनती है, एलियोंटिक कहा जाएगा। क्या कहा जाता है, एलियोंटिक कहा जाता है। थर्ड अगर हम बात करेंगे, इधर से एक ये लेयर बनती है, इस लेयर को एमनियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इस लेयर को एमनियन कहा जाता है। और उसके बाद एक और लेयर बनेगी इस तरह से, और इस लेयर को क्या कहा जाता है, कोरियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोरियन। तो इनिशियल स्टेज में इस तरह से बनती है, इनिशियल स्टेज में, सॉरी कोरियन इस तरह से पूरे में आ जाती है ऐसे करके, क्योंकि यहीं से क्या बनेगा बताती हूँ मैं आपको। ये क्या बन जाती है, ये क्या बन जाएगी बेटा, लेयर बननी शुरू हो जाती है। तो ये 4 लेयर बनती है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर कह रहे हैं, बिकॉज एम्ब्रियो जब बनेगी तो 3 एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म लेयर बनेगी, लेकिन एक्स्ट्रा उस एम्ब्रियो के अलावा बाहर की तरफ और लेयर बनती है, जो प्रोडक्टिव लेयर होगी, इंपॉर्टेंट लेयर होगी। तो 4 लेयर बनाई है। कितनी लेयर्स बनाई है बेटा हमने, यहाँ पे इरेज कर देती हूँ, इसका कोई काम नहीं है, यहीं पे हम बताएंगे दोबारा से। तो 4 लेयर बनी है बेटा। कितनी लेयर बनी है, 4 लेयर्स बनी, ओके। कितनी लेयर्स बन गई है, यहाँ पर 4 लेयर्स बन गई है। 4 लेयर के अंदर अगर हम बात करेंगे, पहली लेयर हमने क्या कहा, यॉक सैक का। दूसरी लेयर हमने क्या कहा, ये आएगा
एलियोंटिक लेयर का, एंड थर्ड नंबर पे हमने क्या कहा, एमनियन लेयर का, एंड फोर्थ नंबर पे हमने क्या कहा, कोरियन लेयर का। क्या कहा, कोरियन लेयर का। ओके, यॉर्क साइट तो क्या बना देगी, ब्लड सेल्स बना देती है। एलियोंटिक एंड कोरियन प्लेसेंटा फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, और ह्यूमन बीइंग में मेन कौन करता है, कोरियन करेगा बेटा। और एमनियन क्या बनाता है, एक फ्लूइड की फॉर्मेशन करता है। किसकी फॉर्मेशन करेगा, एक फ्लूइड की फॉर्मेशन करेगा, जिस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। क्या कहते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड कहेंगे। अगर आपने कभी डिस्कवरी वगैरह पे या पूरा का पूरा किसी में देखा है, आपने घर में नाम सुना है, भाई कोई घर में कोई प्रेग्नेंट औरत होती है तो पानी बोलते हैं, गंदा पानी बोलते हैं। एक्चुअली गंदा पानी नहीं हो तो एमनियोटिक फ्लूइड होता है। वो एमनियोटिक फ्लूइड बचाने का काम, शॉक अब्सॉर्बेंट का काम करता है, क्योंकि जैसे जैसे यूट्रस के अंदर साइज बढ़ रहा है, एम्ब्रियोना फीटस के अंदर डेवलपमेंट होता रहेगा, तो उसके अंदर बच्चा घूमता है, ठीक है। तो उसको एक मीडियम चाहिए होता है, भाई पेट पे लग जाते हैं, कुछ लग भी जाते हैं, तो उस टाइम उसे बचाने का काम करता है। तो एमनियोटिक क्या करता है, एक शॉक अब्सॉर्बेंट का काम करता है बेटा। किसका काम करेगा ये, शॉक अब्सॉर्बेंट का। तो ये प्रोटेक्टिव होता है, ये फ्लूइड क्या होता है बेटा, प्रोटेक्शन का काम करता है। ये याद रखना, क्या बन जाता है इसके अंदर, एमनियोटिक फ्लूइड बनाएगा, जो इंपॉर्टेंट है। और मेनली ह्यूमन बीइंग में कोरियन से। अब थोड़ा सा ध्यान देना, ये मैंने क्या बना दिया, एक तरह से मतलब डेवलपमेंट होनी शुरू हो गई है, ठीक है। यहाँ से एक लेयर क्या बनाई, यॉर्क साइट, एक क्या बनाई मैंने आपको, एमनियन क्या बनाई, एलियन बनाई, ये एमनियन बना दी, अंदर फ्लूइड बनानी शुरू करेगी, और ये वाली लेयर हम क्या बना देते हैं, कोरियन बना देते हैं। अब यहाँ पर ये वाली चीज हमने क्या कही है बेटा, ये क्या, ये यूट्रस की वॉल थी, और यूट्रस की वॉल हमने क्या कही है, ये इस तरह से यूट्रस की वॉल ऐसे आ गई है, ठीक है। तो ये क्या है, यूट्रस की एंडोमेट्रियम वॉल है। कौन सी वॉल हो गई है, एंडोमेट्रियम वॉल हो गई है। अब क्या करता है, ये जो है यहाँ पर कोरियन के अंदर इस तरह से विलाई बननी शुरू हो जाती है, एक्सटेंशन बननी शुरू हो जाती है। इस तरह से क्या बननी शुरू हो जाएंगी, ये एक्सटेंशंस बननी शुरू हो जाएगी, और ये पूरी तरह से एंडोमेट्रियम के अंदर जाती है, और मदर के ब्लड में, मतलब कि एक तरह से बाथिंग कहते हैं, ये इतनी चली जाती है कि बिल्कुल मदर के ब्लड में नहा रही है, उसके अंदर तैर रही होती है, बिल्कुल मदर के ब्लड के अंदर चली जाती है। तो ये जो पोर्शन बनेगा, इसे हम क्या नाम देते हैं, प्लेसेंटा कहेंगे। बहुत बच्चे जो होते हैं बचपन में, या कुछ भी लगा लो, हम भी बहुत की प्लेसेंटा पूरी बॉडी के इस तरह से पूरा एम्ब्रियोनिक के चारों तरफ बनता है, नहीं, प्लेसेंटा नहीं है, ये एमनियोटिक फ्लूइड एक और इस तरह से लेयर होगी, और ओनली प्लेसेंटा पोर्शन का क्या कहलाया जाएगा, प्लेसेंटा वो वाला पोर्शन कहलाया जाता है जो जहां से कोरियन से विलाई बननी शुरू हो गई। दीज विलाई एम्बेडेड इनटू द मदर ब्लड, मदर के ब्लड में, एंडोमेट्रियम में पूरी तरह से धस जाती है, और मदर के ब्लड तक जाती है, ठीक है, बिल्कुल उसके अंदर बात करती है। तो वो चीज क्या कहलाई जाएगी, प्लेसेंटा। तो ये इतना जो पोर्शन है, ये क्या कहलाया जाएगा, प्लेसेंटा कहलाया जाएगा। क्या कहलाया जाएगा, प्लेसेंटा कहलाया जाएगा। ओके बेटा, तो इसे हम क्या कहेंगे, प्लेसेंटेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, प्लेसेंटेशन कहेंगे। ओके बेटा, अंदर ये फ्लूइड को बनाता रहेगा, और बाहर ये लेयर बनती रहेगी, इसे हम क्या नाम दे देते हैं बेटा, दिस इज वन इज नॉन एज प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा एक फंक्शनल लेयर बन जाती है। क्या बन जाएगी बेटा, प्लेसेंटा इज अ फंक्शनल लेयर। प्लेसेंटा इज अ फंक्शनल लेयर बिटवीन developing embryo and mother's uterus wall। ये प्लेसेंटा की डेवलपमेंट हो गई। अब धीरे धीरे इस एम्ब्रियो के अंदर ध्यान देंगे, अगर मैं बात करूंगी अब यहाँ पे धीरे धीरे प्लेसेंटा का फंक्शन बताती हूँ। कंटिन्यू प्लेसेंटा बन गई, अब इसके अंदर भी चेंज होगा। अब इस एम्ब्रियो के अंदर जो ये ब्लास्टोमेयर था, डेवलपिंग एम्ब्रियो जिसे हम कह रहे थे, अब यहाँ पे एम्ब्रियो की लेयर बननी शुरू होगी, मेन लेयर बननी शुरू होगी। और मेन लेयर हम जिन्हें हम क्या नाम देते हैं, जर्म लेयर्स कहेंगे, अगर आपको याद है, सॉरी, इन्हें हम क्या कहेंगे, लेयर्स कहेंगे। और ये लेयर्स कितनी हो जाएंगी, 3 हो जाएगी। एक्टोडर्म हो जाएगी, एंडोडर्म हो जाएगी, और मीजोडर्म। मीजोडर्म, एंडोडर्म, एक्टोडर्म। एक्टो का मतलब क्या होगा, आउटसाइड वाली, मीजो का मतलब क्या होगा, मिडिल साइड वाली,
एंडो का मतलब क्या होगा, इनसाइड, इनर होगी। आपको सबको बताया, टिश्यू में हमने बताया था एनिमल टिश्यू में एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, अलग अलग तरह के टिश्यू बनाएगी और अलग अलग टिश्यू से क्या होंगे, अलग अलग ऑर्गन बनने शुरू हो जाएंगे और एक तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, एक फीटस बन जाएगा जिसे हम भ्रूण कहते हैं हिंदी में। एक बच्चे जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, यहाँ पे हाथ पैर निकल जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, समझना एक छोटा सा फीटस है। अब यहाँ पे क्या है बेटा, फीटस है। अब प्लेसेंटा अपनी सप्लाई कैसे करेगा, प्लेसेंटा कैसे सप्लाई करेगा, तो यहाँ प्लेसेंटा से, यहाँ पे मैं बना रही बेटा, यहाँ प्लेसेंटा से, इसके पीछे से इमेजिन करना, इधर से जाके बच्चे के नेवल पोर्शन से एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर कनेक्ट होगा, और रॉड लाइक स्ट्रक्चर कनेक्ट होगा जिसे क्या नाम दिया जाता है, अम्बिलिकल कॉर्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जिसे अम्बिलिकल कॉर्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अम्बिलिकल कॉर्ड। अगर किसी बच्चे ने ओवरनाल का नाम सुना है, एक बच्चे का जन्म होता देखा है, जन्म हो गया, एक दिन का बच्चा देखा, तो उसके नाभि से इतनी सी क्या होता है, एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको कट करके और उसके मतलब या तो धागा, आजकल क्या क्लिप आती है वो लगा देते हैं, रबड़ से टाइड अप कर देते हैं, वही एक्चुअल में अम्बिलिकल कॉर्ड होती है। क्या होगी, अम्बिलिकल कॉर्ड। तो जिसके थ्रू क्या होगा भाई, प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा, आप देखो मैं थोड़ा फंक्शन अगर मैं आपको बात करूं, प्लेसेंटा, बच्चा कुछ नहीं खा रहा, जो कुछ खाएगी मदर खाएगी, तो मदर ने खाना खाया, फूड, ग्लूकोज, मदर जो न्यूट्रिएंट्स ले रही है वो बच्चे तक पहुंचाना, ठीक है, बच्चे के ब्लड में जाएगा, इस अम्बिलिकल कॉर्ड से होता है, बच्चे के ब्लड में जाएगा। कौन काम करेगा, प्लेसेंटा ने किया है। किसने काम किया, प्लेसेंटा ने, थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड बच्चे में पहुंचाएगी। अब बच्चे के अंदर ग्लूकोज गया तो बच्चा भी एक्सक्रीट कर रहा है, बच्चा CO2 भी रिलीज कर रहा है, तो मतलब या ऑक्सीजन भी चली जाएगी। बच्चे ने जो CO2 रिलीज की, बच्चा जो एक्सक्रीट कर रहा है, वो सारा किसके अंदर आया, अम्बिलिकल कॉर्ड में, मदर के ब्लड के अंदर मिल जाता है। किसके अंदर मिल जाएगा, मदर के ब्लड के अंदर मिल जाएगा। तो प्लेसेंटा किसको भी पास करवाता है, एंटीबॉडीज को भी। आपको पता है ना, प्लेसेंटा से एंटीबॉडीज भी पास होती है, और जो भी मदर कुछ भी खा रही है, प्रोडक्टिव चीज जो भी खा रही है, ताकि डिजीज से वो उसे बचा सके, तो ये सारी एंटीबॉडीज को भी पास करने का काम करती है। फोर्थ अगर हम इंपॉर्टेंट बात करेंगे तो प्लेसेंटा एक्ट एज अ टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड। बताया ना आपको, मैंने ग्लैंड के अंदर बताया था प्लेसेंटा के बारे में। एक एंडोक्राइन ग्लैंड भी की तरह भी बिहेव करेगी, जो किसको करेगी, जो मेनली हार्मोन रिलीज करती है, वो एक होगा HCG, और दूसरा अगर बात करेंगे रिलैक्सिन हार्मोन होगा। क्या होगा, रिलैक्सिन हार्मोन होगा। HCG की फुल फॉर्म क्या होगी, ह्यूमन कोरियन गोनेडोट्रोफिन हार्मोन, गोनेडोट्रोफिन हार्मोन, मेन हार्मोन ये रिलीज कर रही है HCG, और एंड की तरफ, एंड में जब जाएगी प्रेगनेंसी, एंड में होगी तो रिलैक्सिन हार्मोन भी रिलीज करेगा। ह्यूमन कोरियन गोनेडोट्रोफिज्म हार्मोन, ये डिटेक्ट द प्रेगनेंसी टेस्ट। जब एक प्रेगनेंसी टेस्ट को डिटेक्ट किया जाता है तो HCG से किया जाता है। आजकल स्ट्रिप आती है ना, प्रेगन यूज करके स्ट्रिप आती है, यूरिन की बूंद डालते हैं, तो वो यूरिन में आना शुरू हो जाता है, तो वहां से लाइन अगर आती तो उसमें कंफर्मेशन हो जाती है कि है या नहीं। एक्चुअल में HCG आता है, तो याद रखना कि कौन सा हार्मोन प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए होता है, HCG, और HCG को कौन रिलीज करेगा, ये करेगा। एक तो इसको प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए किया जाता है, और दूसरा इसका इंपॉर्टेंट रोल क्या होगा, ये प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन को रिलीज करेगा, क्योंकि भाई अब अगर प्रेगनेंसी होगी तो वो साइकिल नहीं चलेगी, वहीं पर रुक जाएगी, ठीक है, अब और ओवर रिलीज नहीं करेगी ओवरीज, तो हमने ग्राफियन फॉलिकल्स तक ही रुक चुकी है और फट चुके हैं, कॉर्पस ल्यूटम तक तो बने, फर्टिलाइजेशन हो गई, तो उस टाइम पे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को करना कॉर्पस ल्यूटम से कंटिन्यू। अगर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज नहीं होगा तो एंडोमेट्रियल वॉल मेंटेन नहीं रहेगी, फट जाएगा, मिसकैरेज के चांसेस हो जाते हैं। तो प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन, कोई ग्राफियन फॉलिकल्स तो बनेंगे नहीं, तो उस टाइम एस्ट्रोजन हार्मोन को भी मेंटेन करना, रिलीज करवाना, तो ये HCG का काम करेगा। तो HCG उस टाइम पर मेंटेन करती रहती है कि प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन हार्मोन कंटिन्यू बनते रहे ओवरी के अंदर। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट काम हो गए इसके, तो याद रखना HCG एक प्रेगनेंसी के लिए, एक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और एस्ट्रोजन दोनों को मेंटेन करके रखती है, और रिलैक्सिन होगा एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, जब बच्चे का जन्म होगा उस टाइम पे करेगी
क्या करेगी मैं हम बाद में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो क्लियर है सारे बच्चों को, आ गई मेरी बात समझ में। तो ये हमने क्या कहा, प्लेसेंटा फॉर्मेशन कही। तो प्लेसेंटा फॉर्मेशन ह्यूमन बीइंग में कॉरियन से बनती है, इसलिए हम हमारे अंदर इस प्लेसेंटा को कॉरियोनिक प्लेसेंटा भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, कॉरियोनिक प्लेसेंटा भी कह देते हैं। क्लियर है बेटा, आ गई मेरी बात समझ में। तो ये चीज याद रखना है। तो हमने क्या कहा बेटा, ये प्लेसेंटा बन गया। प्लेसेंटा इस तरह एक मीडिएटर का काम करता है। हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं बोर्ड में, डिफाइन प्लेसेंटा, व्हाट इज देयर फंक्शन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, प्लेसेंटा इज अ फंक्शनल लेयर बिटवीन द फीटस या डेवलपिंग एम्ब्रियो बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, एंड यूट्रस वॉल इज नोन एज द प्लेसेंटा। अगर आप बताना चाहोगे प्लेसेंटा आर फॉर्म्ड बाय द कॉरियोनिक विलाई व्हिच आर एम्बेडेड इनटू द यूट्रस वॉल इनटू द ब्लड ऑफ द मदर, तो वो हमने क्या कहा, प्लेसेंटा का। प्लेसेंटा हेल्प इन ट्रांसफर द न्यूट्रिएंट ग्लूकोज ऑक्सीजन फ्रॉम मदर टू फीटस एंड फ्रॉम एक्सक्रीशन जो पार्ट है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वेस्ट है, फ्रॉम fetus to mother, and also help in the transportation of antibodies, ताकि बीमारियों के अगेंस्ट लड़ सके। और क्या करता है बेटा, ये also act as a temporary endocrine gland जो इन हार्मोन्स को रिलीज करता है। क्लियर है, प्लेसेंटा यहाँ बन जाता है, धीरे धीरे इसके अंदर भी अब डेवलपमेंट होनी शुरू हो जाएगी। जहाँ एम्ब्रियो ने अपनी 3 लेयर बना दी है, जो एम्ब्रियो अपनी 3 लेयर बना देता है तो उसे गैस्ट्रूला नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है, गैस्ट्रूला कहा जाता है। जाइगोट, जाइगोट से ब्लास्टोमियर, मोरुला, ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट से डेवलपिंग एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के बाद में क्या बनेगा, या तो हम कह सकते हैं ब्लास्टोसिस्ट से गैस्ट्रूला बन रहा है। याद रखिएगा, गैस्ट्रूला में अभी बन गई है तो अलग अलग लेयर, जब अलग अलग ऑर्गन बनने शुरू हो जाएंगे जिसे हम फीटस नाम देंगे। 3 महीने के बाद जब फीटस की पूरी, मतलब जब कोई वॉर्म में रहता है उसे हम फीटस ही नाम देते हैं, ठीक है। और उसके बाद में जब बच्चे का जन्म हो जाता है उसे हम इन्फेंट कह देते हैं। तो ये डिफरेंट ऑर्गन बनाएंगी। और याद रखना, अप टू 3rd मंथ के अंदर, देखो हम इस प्रेगनेंसी को 9 मंथ के अकॉर्डिंग 3 ट्राइमेस्टर कर देते हैं, 3-3 महीने के अंदर डिवाइड कर देते हैं। पहले 3 महीने में बॉडी के सारे ऑर्गन्स बन जाते हैं और सबसे पहला जो ऑर्गन बनता है हार्ट बनता है। याद रखना, जो फीटस में सबसे पहला ऑर्गन जो बनेगा वो क्या बनता है, हार्ट बनता है। तो डॉक्टर स्टेथोस्कोप से हार्ट बीट को चेक करता है कि हाँ ठीक है, काफी बार फिर अल्ट्रासाउंड से चेक कर लेते हैं। पहले मेन पहला जो ऑर्गन बनता है वो हार्ट बनता है, फिर धीरे धीरे बॉडी के लिम्स निकलने शुरू होते हैं और 3rd मंथ तक सारी चीजें बन जाती है और 3rd के एंड तक उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी बन जाते हैं। कहते हैं ना 3rd मंथ के अंदर प्रेगनेंसी को जो मतलब अल्ट्रासाउंड करवाई जाती है, सोनोग्राफी करवाई जाती है मेल या फीमेल को डिटेक्ट करने के लिए। अब भी गवर्नमेंट ने उसको बिल्कुल बैन किया हुआ है, क्योंकि अगर लड़की होती है उस टाइम पे सेक्स ऑर्गन बन जाते हैं तो उसको क्या करवा दी जाती है बेटा, मार दिया जाता है, अबॉर्ट करवा दिया जाता है। तो इन सब चीज़ों के लिए तो हालांकि 3rd या 4th मंथ के अंदर डॉक्टर जो पर देता है इसलिए देता है कि कोई ऑर्गन नहीं बने। आजकल तो काफ़ी टेक्निक्स आ गई है, भाई बच्चे का ऑर्गन नहीं बना, कोई डेवलप नहीं हुआ पार्ट, तो ऐसे बच्चे को जन्म नहीं देना है, तो उसको अबॉर्ट करने के लिए, प्रेगनेंसी करने के लिए, तो इसलिए 3rd मंथ के। लेकिन अब हर कोई क्या करने लग गया, मिसयूज करने लग गया। ओके बेटा, तो इस तरह से क्या हो जाएगी, फिटस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हो गया, फिटस के अंदर ये कन्वर्ट हो चुका है। अब हमारे पास में पूरा डेवलप हो चुका है, एक बच्चा बन चुका है पूरा। ठीक है, 9 मंथ इसके गैस्टेशन पीरियड पूरे हो चुके हैं। क्या हो गया बेटा, इसके गैस्टेशन पीरियड कंप्लीट हो चुका है, इसका गैस्टेशन पीरियड। अब क्या होगा, बच्चे का जन्म होगा। अब क्या होगा बेटा, बच्चे का जन्म होगा। और बच्चे के जन्म को हम क्या कहेंगे, पार्ट्यूरेशन कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, बच्चे के जन्म को हम पार्ट्यूरेशन कहते हैं। ओके, क्या कहेंगे हम, बच्चे के जन्म को हम पार्ट्यूरेशन कहेंगे। टू गिव द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड, वो चीज क्या कहलाई जाती है, पार्ट्यूरेशन कहलाई जाएगी। अब पूरा डेवलप हो चुका है, पूरी 5वें महीने में बॉडी पे हेयर आने शुरू होते हैं, मूवमेंट भी 5th महीने के अंदर आती है, आईलिड्स वगैरह ओपन करना, आईलिड्स को खोलना, ठीक है। और उसके बाद ये आईलैशेस बनाए 5th मंथ के बाद में, बॉडी पे बाल 5वें महीने के बाद में आने शुरू होते हैं। 6th मंथ तक पूरा डेवलपमेंट हो जाता है, बच्चा एक चूहे की साइज इतना होता है। और जो 7th 8th 9th महीने होते हैं खाली उसका ग्रोथ पीरियड होता है, जहाँ बच्चे का साइज बढ़ता है। ठीक है, अब मोस्टली अगर हम बात करेंगे, अब पूरे एक बच्चे का क्या हो चुकी है, डेवलपमेंट हो चुकी है। अब बच्चे की डेवलपमेंट हो चुकी है तो डेवलप्ड फीटस में किस तरह से पता लगता है बच्चे का जन्म होगा, डेवलप्ड फीटस एंड
प्लेसेंटा gave a message to the pituitary gland, और इसे हम क्या कहते हैं, फीटल रिफ्लेक्स एक्शन कहेंगे। क्या कहते हैं इसे हम, फीटल रिफ्लेक्स एक्शन। कि फीटल रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब क्या होता है, दिस इज अ मैसेज गिवन टू द पिट्यूटरी ग्लैंड बाय द डेवलप्ड फीटस, पूरे तरह का डेवलपमेंट हो चुका है, एंड बाय द प्लेसेंटा, मैसेज कहाँ चला गया, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास चला गया, और पिट्यूटरी ग्लैंड ने क्या रिलीज कर दिया, ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज कर दिया। कौन सा हार्मोन रिलीज कर दिया, ऑक्सीटोसिन। मैंने आपको कहा था ना किस तरह से जन्म होगा बच्चे का, ऑक्सीटोसिन कैसे बर्थ में करेगा, और मैंने आपको कहा था रिप्रोडक्शन में बताएंगे, तो ध्यान देना क्या होगा, उस बच्चे का जन्म होगा, बर्थ हार्मोन जिसे कहा जाता है। अब जैसे ही पूरा डेवलप हो चुका है, मैसेज पिट्यूटरी ग्लैंड के पास गया, पिट्यूटरी ग्लैंड ने ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज किया है, और ऑक्सीटोसिन यूट्राइन वॉल को चौड़ा करना, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और लेबर पेन होना शुरू होता है, थोड़ा थोड़ा दर्द होता है स्टार्टिंग में, क्या कहेंगे उसे हम, लेबर पेन। जैसे लेबर पेन शुरू हुआ है तो ये दोबारा से मैसेज गया है, और फिर दोबारा पिट्यूटरी ग्लैंड और ऑक्सीटोसिन हार्मोन को रिलीज कर रहा है, कंटिन्यू यूट्राइन मसल्स क्या हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, और बहुत दर्द होता है, जिसे क्या कहा जाता है, लेबर पेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लेबर पेन। कहते हैं ना जो सबसे बड़ा पेन क्या होता है, लेबर पेन। एक साथ कोई कहता है 32 हड्डियों के टूटने जितना, कोई कहता है 25 हड्डियों के टूटने, मतलब एक हड्डी टूट जाती है तो कितना दर्द होता है, इमेजिन करो, और एक साथ 25-30, मतलब ये बोलता है किसी में कहीं पे, तो इतनी हड्डियां एक साथ टूटती, इतना ज़्यादा दर्द होता है जब एक बच्चे को जन्म दिया जाता है। और ये दर्द ये नहीं कि भाई होके खत्म हो गया, कम से कम किसी लेडीज़ के अंदर 15 आवर्स भी चलता है, 20 आवर्स भी चलता है, कितनी टाइम मतलब इतना चलता रहता है बेटा, ठीक है, किसी के अंदर 2 या 3 घंटे तक भी चलता है। तो अगर हम बात करेंगे तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन कंटिन्यू रिलीज होगा, यूट्राइन वॉल कंटिन्यू कॉन्ट्रैक्ट होती रहेगी, ओपन होती रहेगी, दर्द होता रहेगा, उस दर्द को कंट्रोल करने के लिए रिलैक्सिन हार्मोन रिलीज होगा। प्लेसेंटा कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, रिलैक्सिन, ताकि वहां पे रिलैक्स करवा सके, रिलैक्स मतलब वहां पे आराम से उसे डायलेट कर सके। कंटिन्यू लेबर पेन हो रहा है, कंटिन्यू ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज हो रहा है। अब क्या होगा, अब क्या होगा, इमेजिन करना, ये क्या था बेटा, प्लेसेंटा था, ठीक है, यहाँ पे बच्चे का इस तरह से हेड रीजन है, ये बच्चा है, ठीक है, और यहाँ पे ये फ्लूइड भरा होता है, क्लियर है। अब क्या होगा, जैसे ही इसके पास में ये आया है तो सबसे पहले एमनियोन लेयर रप्चर होती है, ध्यान देना कौन सी लेयर रप्चर होगी, एमनियोन, एमनियोटिक फ्लूइड बाहर आता है। एमनियोटिक फ्लूइड इसलिए बाहर आ जाता है, ये वजाइना पोर्शन को 10 मिली सेंटीमीटर लंबी होती है, नैरो होती है, और इसमें से 2-2.5-3 किलो तक का बच्चे का जन्म होता है। तो ये सोचने वाली बात है, उस टाइम क्या होती है, रिलैक्सेशन, मतलब रिलैक्स मतलब ये नहीं कि नॉर्मल रिलैक्स, डायलेट करना, उसे क्या करना, डायलेट करना, ताकि इजीली ओपन हो सके वहां से। तो उस टाइम पे क्या होता है, वो इंटरनल ओपनिंग्स थी वो ओपन हो जाती है, एमनियोटिक एमनियोन लेयर रप्चर हो गई, एमनियोटिक फ्लूइड सबसे पहले आता है ताकि लुब्रिकेशन कर सके, लुब्रिकेट प्रोवाइड कर सके, बच्चा इजीली बाहर की तरफ आ सके। तो अब बच्चे का जैसे ये आ गया तो फिर क्या आएगा, बच्चा बाहर की तरफ आता है सबसे पहले। अगर बच्चे का हेड रीजन नीचे की तरफ आता है तो क्या होगा बेटा, बच्चा आराम से बाहर आ जाता है, ठीक है, और उस केस में उसे हम नॉर्मल डिलीवरी कहते हैं। अगर यहाँ वजाइना पोर्शन से डिलीवरी हो रही है तो इसे हम क्या कहते हैं, नॉर्मल डिलीवरी। आप सुनते भी होंगे भाई बच्चा ऑपरेशन से, ऑपरेशन में मैं आपको बताती हूँ, तो ये क्या कहलाई जाएगी, नॉर्मल डिलीवरी कहलाई जाएगी, ठीक है। पहले बच्चे को लेग बाहर निकाला जाता है, उसके बाद में प्लेसेंटा और प्लेसेंटा भी निकलता है, जो बाकी की पूरी चीज़ें बनी हुई थी, जो लेयर्स बनी हुई थी, वो अम्बिलिकल कॉर्ड भी आता है, और उस अम्बिलिकल कॉर्ड को कट कर दिया जाता है। पूरा कभी भी नहीं कटेंगे क्योंकि वहाँ पे ब्लड होता है। और अगर आपने कभी सुना है, आजकल बच्चे के भी स्टेम सेल को स्टोर किया जाता है, ठीक है, आजकल इसके भी बैंक बन गए हैं। ये डॉक्टर से कॉन्ट्रैक्ट होता है कि भाई बच्चे का जब जन्म होगा उस टाइम वो डॉक्टर आता है और अम्बिलिकल कॉर्ड से ही उस सेल को लेके अपना प्रिजर्व कर लेता है। तो इंपॉर्टेंट होती है अम्बिलिकल कॉर्ड। तो अम्बिलिकल कॉर्ड को नाभि से ऊपर के हिस्से से कट किया जाता है, इतना रखते हैं, तो उसके बाद धीरे धीरे सूखने के बाद अपने आप निकल जाती है। ओके बेटा, तो ये याद रखना, उसे हमने क्या कहा है, बच्चे का जन्म। तो सबसे पहले कौन आता है बेटा, फीटस बाहर आएगा। उसके बाद क्या आता है, जब बच्चे में प्लेसेंटा आ गई है, अम्बिलिकल कॉर्ड आ जाता है, और जब ये लेयर्स थी इन्हें हम क्या कहते हैं, आफ्टर डेसिडुआ कहेंगे। क्वेश्चन कभी अगर आपका पूछेंगे तो नहीं, आफ्टर डेसिडुआ का मतलब क्या हो गया, बच्चे के जन्म के बाद जो बची हुई चीजें बाहर आती है उसे हम क्या कहेंगे, आफ्टर डेसिडुआ कहेंगे।
क्लियर है? आ गई मेरी बात समझ में? ऐसी डिलीवरी जो वजाइनल पोर्शन से होती है उसे हम नॉर्मल डिलीवरी कहते हैं, बट इन काफ़ी कंडीशन आजकल सी सेक्शन आता है जिसे हम सिजेरियन कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे हम सिजेरियन कहेंगे या सी सेक्शन कहा जाता है। ये क्यों किया जाता है? या बच्चे का अगर हेड होता है तो हमेशा नॉर्मल चांसेस होते हैं, लेकिन काफ़ी बार बच्चा घूम नहीं पाता, उसका वेट ज़्यादा है और उसके पैर नीचे की तरफ होते हैं, तो उस टाइम पे अगर पैर नीचे की तरफ होते तो नॉर्मल डिलीवरी को नहीं किया जाता है, क्योंकि ऐसे करके बच्चे अपने हाथ इस तरह से खोल लेता है और वो नहीं आ पाता, अंदर उसका दम घुट जाता है, बच्चा मर जाता है। तो इन दैट कंडीशन, या बच्चे का वेट ज़्यादा है या बच्चे की ओपनिंग नहीं खुली हुई होती, काफ़ी बार इंटरनल ओएस नहीं ओपन हो रहा है, इन दैट कंडीशन क्या किया जाता है? सी कट किया जाता है। तो यहाँ इमेजिन करना, ये वाली सी चीज़ हो गई है, तो यहाँ से बाहर से कट किया जाता है, ठीक है, इस तरह से कट लगाएंगे और उसके बाद में यूट्रस वगैरह को कट किया जाता है, बच्चे को बाहर निकाला जाता है, सारी चीज़ें यहीं से निकाली जाएंगी और फिर उसे कट कर दिया जाता है। तो बेटा आपको एक बात कहना चाहती हूँ, जब एक बच्चे का जन्म होता है इट इज़ नॉट अ नॉर्मल प्रोसेस, इसको एक माँ को बहुत ज़्यादा दर्द सहना पड़ता है, और ये नहीं कि बच्चे को जन्म दे दिया ख़त्म बात हो गई, उसके बाद बच्चे को पालना, बच्चे को सारा काम करना, और लास्ट में हम बच्चे क्या करते हैं? अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट नहीं करते। तो ये याद रखना बेटा, आपको सबको पता है माँ है, एक बच्चे को जन्म देती है, बाप का भी उतना ही अधिकार होता है, तो आपको अपने पेरेंट्स की हर हाल के अंदर इज्जत करनी है, ठीक है। आपको ये तब एहसास होगा जब आप कल को किसी बच्चे को जन्म दोगे। ओके बेटा, तो ये ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से क्या होता है, उस सी सेक्शन में भी उतना ही दर्द होता है, ठीक है, यानी कि सी सेक्शन में क्योंकि दर्द तो पेन कर चुकी होती, डॉक्टर ने लास्ट चांस के अंदर कहा कि अब नहीं है, लेकिन आजकल की लेडीज खाना पीना ऐसा हो गया, नहीं ओपन होती, नहीं टॉलरेट कर सकती है दर्द, तो क्योंकि डरा देते भाई इतना दर्द होगा इतना दर्द होगा, तो डॉक्टर से कहते हैं कि हमें तो सी सेक्शन ही कर दो। तो इस तरह से काफ़ी कंडीशंस आती है। क्लियर है बेटा सारे बच्चों को? तो ये हमने क्या कहा? पार्ट यूरिशन का क्या कहा है हमने? इसको पार्ट यूरिशन कहा है। क्लियर? एनी डाउट किसी बच्चे को बेटा? देखो काफी कंडीशन में अगर आपने कभी नाम कभी सुना है भाई 6 महीने में बच्चे का जन्म हो गया, 7 महीने में, 7वें महीने में हो गया, तो यहाँ पे एक हार्मोन होगा बेटा, कॉर्टिकोट्रॉफिन हार्मोन होता है बेटा। क्या होता है? कॉर्टिकोट्रॉफिन, याद है ना आपको? पिट्यूटरी कॉर्टिकोट्रॉफिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन होगा ये। जनरली नॉर्मल लेडी होती है पिट्यूटरी ग्लैंड करती है, बट प्रेग्नेंट के अंदर यह हार्मोन बॉडी से फीटल पोर्शन से प्लेसेंटल पोर्शन से अराइज होता है, इसको बर्थ क्लॉक हार्मोन कहते हैं। कभी कभी जब इसका कंसंट्रेशन में नंबर इंक्रीज, क्योंकि इसी टाइम पे सॉरी बेटा, तो कहते हैं ना कि बच्चे के भाई 9 महीने के कैसे पता लगा, तो यहाँ पे ये हार्मोन रिलीज होना शुरू होता है, तब इसे क्या कहेंगे, तब वो फीटल है जो है वो उसको मैसेज देता है। तो ये कभी कभी 6 मंथ या 7 मंथ में जब ये ज़्यादा रिलीज होना शुरू हो जाता है, एट दैट टाइम भी क्या हो जाती है बेटा? प्रेगनेंसी। तो इस पर सर्च की जा रही है अभी, इसे बर्थ क्लॉक हार्मोन भी कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? बर्थ क्लॉक हार्मोन भी कहा जाता है। क्लियर है बेटा सारे बच्चों को? अब बिल्कुल लास्ट टॉपिक रह गया छोटा सा, लैक्टेशन। अब बच्चे का जन्म हो गया, बच्चे को खाना चाहिएगा, खाना तो दे नहीं सकते, तो हम यहाँ पे क्या देते हैं? दूध पिलाया जाता है, और ये मिल्क गिविंग पीरियड जो होगा मदर के अंदर वो क्या कहलाया जाएगा? लैक्टेशन पीरियड। ठीक है, मैमरी ग्लैंड क्या रिलीज करती है? मिल्क रिलीज करेगी, दूध आता है वहां से। बनने के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? प्रोलैक्टिन। एंड इजेक्टिंग के लिए कौन सा हार्मोन हो जाएगा बेटा? ऑक्सीटोसिन हो जाएगा। कौन सा हार्मोन हो जाएगा? ऑक्सीटोसिन। आपको जो याद रखना है, फर्स्ट 2 या 3 डेज जो बच्चे मदर का मिल्क आता है वो येलो कलर में होता है। मदर मिल्क कैसा होगा? येलो कलर में होता है, येलोइश कलर होगा उसका, उसे कोलेस्ट्रम कहा जाता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द फर्स्ट मिल्क क्या कहा जाता है? कोलेस्ट्रम कहा जाता है, विच इज हाईली रिच इन द प्रोटीन्स एंड एंटीबॉडीज। सबको बताया ना कौन सा होता है? IgA एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है, और ये बच्चे को पिलाना चाहिए। गांव में जो औरतें होती है कहती खराब दूध है और उसको नहीं पिलाते, बट डॉक्टर सबसे पहले इसी दूध को प्रेफरेंस करता है बिकॉज इट इज रिच इनटू द एंटीबॉडीज। एंड किसके अंदर होता है? प्रोटीन के अंदर होता है। जैसे आप एनिमल रखते हो, गाय भैंस रखते हो, जैसे बच्चे का उसने काफ को जन्म दिया है,
तो उसके बाद उसको खीस बोलते हैं, कहते हैं ना, और उसको कहते हैं आँख में डाल लो, आँख की रोशनी में भी काफ़ी आता है, क्योंकि एक्चुअली वो कोलेस्ट्रम होता है बेटा, फर्स्ट मिल्क येलोइश कलर में आता है, तो हम क्या करते हैं उसको फेंक देते हैं, यूज़ नहीं कर रहे हैं और कुछ किसी को नहीं देते हैं, तो एक्चुअली वो रिच होता है, अगर उसको किसी को पिलाया जाएगा तो उसमें एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, तो बीमारियां ठीक हो जाती है बेटा, तो वो इंपॉर्टेंट होता है। तो फर्स्ट मिल्क को क्या कहा जाता है, कोलेस्ट्रम, ठीक है। जैसे जैसे बच्चा सक करता रहेगा उतना ही दूध क्या होता रहेगा, रिलीज होता रहेगा। ओके बेटा, जैसे अगर हम दूध को पिलाना बंद करेंगे तो अपने आप ये सारा फीडबैक मैकेनिज्म चलता रहता है, नहीं पीते तो अपने आप दूध को धीरे धीरे भी बनना बंद हो जाएगा, तो फीडबैक मैकेनिज्म चलता रहता है। तो इसे आपको याद रखना है, लैक्टेशन मतलब मिल्क गिविंग पीरियड, मेमोरी ग्लैंड से दूध बनना, प्रोलैक्टिन हार्मोन का रोल हो जाएगा इजेक्शन में, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का रोल हो जाएगा, और जो पहला मिल्क आता है उसे क्या कहा जाता है, कोलेस्ट्रम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोलेस्ट्रम कहा जाता है। क्लियर है बेटा, आगे मेरी बात समझ में, अब एक बार आपको लगा होगा कि सब मिक्स हो गया होगा, अब हम रिवाइज करते हैं, अब आपको अच्छे से समझ में आ गया, मैं अब कोई डायग्राम नहीं बनाऊंगी। अब क्या हो चुका है, फर्टिलाइजेशन हो चुका है, क्या हो चुका है, फर्टिलाइजेशन, क्या बन चुका है, जायगोट बन चुका है। जायगोट बनने के बाद में क्या हो गया बेटा, जायगोट बना, जायगोट करने के बाद इसके अंदर क्या होना शुरू हो जाएगा, क्लीवेज होना शुरू हो जाएगा। पहली चीज क्या बनेगी, ब्लास्टोमियर बनेगी जो 16 सेल्ड होगी, फिर कंटिन्यू डिवाइड होगा और एक मलबरी लाइक स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाएगा, जिसे हम क्या नाम देंगे, मोरुला नाम देंगे। फिर कंटिन्यू स्फेरिकल स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाएगा, जिसके अंदर क्या रहेगी, कैविटी प्रेजेंट रहेगी, उसे हम क्या नाम देंगे, ब्लास्टोसिस्ट कहेंगे या ब्लास्टूला कहेंगे। और ये ब्लास्टूला क्या करेगा, इम्प्लांट करेगा, क्या करेगा, इम्प्लांटेशन करेगा, इम्प्लांटेशन करेगा, शिफ्टिंग होगी, जब शिफ्टिंग होगी तो वहां पे आप किसकी फॉर्मेशन, और ये किसको बताएगा कि अब कौन सा पीरियड शुरू हो गया, गैस्ट्रेशन। इट कंफर्म द प्रेगनेंसी, किसको कंफर्म करेगा, प्रेगनेंसी को कंफर्म करता है। अब गैस्ट्रेशन पीरियड शुरू हो गया तो क्या बननी शुरू हो जाएगी, प्लेसेंटा बननी शुरू हो जाएगी, जिसे हम क्या कहेंगे, प्लेसेंटेशन, जो किससे बनेगी, कॉरियन से बनती है, मेनली कॉरियोनिक विलाई होगी, एम्बेडेड होगी, मेन काम न्यूट्रिटिव का काम करे, ट्रांसपोर्ट का काम करे बच्ची से और मदर के बीच में, किसके थ्रू कर देता है, अम्बिलिकल कॉर्ड से करता है। किससे करेगा बेटा, अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू करेगा। इट आल्सो रिलीज द हार्मोन एचसीजी एंड रिलैक्सिन हार्मोन को भी ये रिलीज करवाएगा। अब जैसे जैसे प्लेसेंटा भी बन रही तो इधर एम्ब्रियोनिक के अंदर एम्ब्रियोनिक लेयर, मेन एम्ब्रियोनिक लेयर भी बननी शुरू हो जाएगी, जिन्हें हम क्या नाम देते हैं, अब इसको हम क्या कहेंगे, गैस्ट्रूला। धीरे धीरे इसके अंदर ऑर्गन्स बनने शुरू हो जाएंगे, इसे हम क्या नाम दे देते हैं, फीटस। अब फीटस की डेवलपमेंट जब कंप्लीट हो जाएगी, डेवलपमेंट क्या हो जाएगी बेटा, फीटस की कंप्लीट हो जाएगी, तब मैसेज चला जाता है, किसके पास चला जाएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास चला जाएगा। कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज करेगा। यूट्राइन वॉल को क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता रहता है, क्या शुरू हो जाता है, लेबर पेन, जितना लेबर पेन उतना ही ऑक्सीटोसिन कंटिन्यू रिलीज हो रहा है। उस टाइम से डायलेट करने के लिए, नॉर्मल करने के लिए प्लेसेंटा क्या करेगा, रिलैक्सिन हार्मोन रिलीज कर देगा। कंटिन्यू प्रेशर पड़ता है तो इंटरनल जो ओपनिंग्स थी, ओएस था, वो ओपन होना शुरू हो जाएगा और सबसे पहले कौन सी लेयर हो जाएगी, एमनियन लेयर रप्चर हो जाएगी और एमनियोटिक फ्लूइड बाहर की तरफ आ जाता है। एमनियोटिक फ्लूइड क्या आएगा बेटा, ये बाहर की तरफ आ जाता है, जो क्या प्रोवाइड करेगा, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है और लुब्रिकेशन के साथ में बच्चा बाहर आ जाता है, फिटस बाहर आ जाता है और इसे हम क्या नाम दे देते हैं, इन्फेंट कह देंगे। क्या कह देंगे, इन्फेंट। अब बच्चे का जन्म हो गया है, बच्चे को जन्म को हम क्या कहेंगे, पार्ट्यूरेशन। लेकिन जब जन्म बच्चे के, जब यूट्रस के अंदर क्या क्या चीजें और प्रेजेंट थी, या अगर रह जाते हैं, प्रॉपर सफाई की जाती है, बच्चे के जन्म के बाद में प्रॉपर सफाई की जाती है ट्यूब से किसी तरह से। अगर बच्चे अभी कोई पोर्शन मदर के अंदर रह जाएगा तो इन्फेक्शन कर देता है, मदर का यूट्रस खराब कर सकता है, इवन डेथ भी हो सकती है। तो पहले टाइम में एट द टाइम ऑफ पार्ट्यूरेशन बहुत डेथ होती थी, या मदर की, बच्चे की, या तो हमारे पास इक्विपमेंट्स नहीं होते थे, कोई भी रीजन होता था, बच्चा उल्टा बोलते हैं, पैर नीचे की तरफ निकलता, हाथ खोल लेता, अंदर दम घुट जाता। तो ये सारी कंडीशंस, बच्चे का जन्म तो नॉर्मल हो गया बट उसकी प्रॉपर मदर की सफाई नहीं की जाती है, अंदर से प्लेसेंटा पोर्शन, अम्बिलिकल कॉर्ड पोर्शन रहेगा, कुछ भी पोर्शन हो जाता है तो इन्फेक्शन करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अब अंदर ये कोई काम के नहीं रहे। जब तक था बच्चे तभी इनको काम में थे, अब कोई काम का नहीं, अगर अंदर रहेगा तो गलेगा, सड़ेगा और क्या करता है, यूट्रस को मतलब गलाना शुरू कर देगा और
पॉइजन टॉक्सिक क्रिएट करना शुरू कर देता है और मदर मर सकती है वहां पे। ठीक है, तो यहाँ पे प्लेसेंटा है, जो अम्बिलिकल कॉर्ड थे, जो भी रिमेनिंग पोर्शन बचा हुआ था वो सारा का सारा बाहर आ जाता है। इसे हम क्या नाम देते हैं, आफ्टर डेसिडुआ कहेंगे। क्या कहेंगे, आफ्टर डेसिडुआ कहेंगे। बच्चे का जन्म हो गया तो मदर क्या करेगी, दूध पिलाएगी, वो क्या कहलाया जाएगा, लैक्टेशन। और जो फर्स्ट 2 या 3 डेज के अंदर दूध आता है वो क्या कहलाया जाता है, कोलेस्ट्रॉल कहलाया जाएगा। ठीक है बेटा, दूध के बनने के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होगा, प्रोलैक्टिन, और इजेक्टिंग के लिए कौन सा होगा, ऑक्सीटोसिन। ये किसके अंदर रीच होता है, एंटीबॉडीज, और मेन एंटीबॉडीज कौन सी होगी, IgA एंड प्रोटीन। फैट कम होता है, मदर के मिल्क में क्या होता है, फैट कम होता है, क्योंकि डाइजेस्ट नहीं होता उस टाइम, एंजाइम काम के नहीं होते हैं वो। क्लियर है बेटा, आगे मेरी बात समझ में। तो ये हमने क्या पढ़ लिया, पूरा का पूरा फर्टिलाइजेशन, मेल गैमेट फीमेल गैमेट फॉर्मेशन, इंसेमिनेशन व सेक्सुअल इंटरकॉर्स हुआ, फिर फर्टिलाइजेशन हो गया, ये सारी। तो हर बार थोड़ी ना फर्टिलाइजेशन होगी, हर बार थोड़ी ना स्पर्म को ओवा मिलता है भाई। अगर नॉर्मल है, अनमैरिड गर्ल्स है, वो नहीं है कुछ भी, तो वहां पे थोड़ी ना, तो वहां पे इफ एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड देन व्हाट विल हैपन, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू हो जाएगी। ये हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। और ये लास्ट फर्टिलाइजेशन का, ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, फिर एक छोटा सा बच्चे का रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ओके बेटा।